गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 3 हम कर रहे हैं यूएनओ। और यूएनओ में आज हम करेंगे सुरक्षा परिषद में मतदान पद्धति, वोटिंग सिस्टम इन द सिक्योरिटी काउंसिल। कि सुरक्षा परिषद में मतदान करने का प्रोसेस क्या है। सुरक्षा परिषद में अब तक आपने इसका गठन किया कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, जिसमें आपने देखा कि इसमें 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी। और इन सदस्यों का चुनाव करते समय महासभा 2 बातों का ध्यान रखेगी। एक था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना तथा संघ के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों का योगदान, और दूसरा वो देखेगी समान भौगोलिक वितरण। और इसके साथ ही आपने इसके अधिवेशंस देखे कि ये लगातार कार्य करने वाला सदन है, और इस कारण से सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक प्रतिनिधि स्थायी रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में उपस्थित रहता है। इसका सभापति आपने देखा, प्रेसिडेंट, सहायक अंग देखे जो इसके कार्य करते हैं किस प्रकार से। और आज हम करेंगे सुरक्षा परिषद में मतदान पद्धति। तो चार्टर के अनुच्छेद 27 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है, और ये एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है। ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव 1 वोट। सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर पर आता है प्रक्रिया संबंधी मामले, और दूसरे नंबर पर आता है सभी अन्य मामले। प्रक्रिया संबंधी मामले प्रोसीजरल मैटर्स, और सभी अन्य मामले ऑल अदर और इम्पोर्टेंट मैटर्स। प्रक्रिया संबंधी मामलों पर निर्णय सुरक्षा परिषद के सदस्यों के स्वीकारात्मक मत से लिए जाएंगे। अन्य सभी मामलों के निर्णय के लिए 15 में से 9 मतों का पक्ष में होना आवश्यक है, जिनमें सभी स्थायी सदस्यों के मतों का शामिल होना अनिवार्य है। यह आर्टिकल 27 में धारा 2 और 3 में लिखा गया है कि जो प्रक्रिया संबंधी मामले हैं उनके ऊपर जो निर्णय लिया जाएगा वो सुरक्षा परिषद के सदस्यों के द्वारा जो वो स्वीकार करेंगे, यानी उस रूप में वो वोटिंग करेंगे। और सभी मामलों के निर्णय के लिए जो 15 में से 9 सदस्य हैं उनका एक तरफ होना, यानी उनका पक्ष में होना आवश्यक है, जिनमें सभी स्थायी सदस्यों के जो मतों का शामिल होना अनिवार्य है। यानी 5 स्थायी सदस्य और 4 अस्थायी सदस्य अगर किसी पक्ष में मतदान करते हैं तो वो निर्णय माना जाता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो हैं सुरक्षा परिषद की बैठक के समय अथवा स्थान का निर्णय करना, इसके सहायक अंगों की स्थापना, कार्यविधि संबंधी नियम, सदस्यों को बैठकों में शामिल होने के लिए निमंत्रित करना। जो अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में निर्णय तभी संभव होता है जब सभी स्थायी सदस्य उसके पक्ष में हो और उसके अतिरिक्त कम से कम 4 अन्य सदस्य उसका समर्थन करें। यदि एक भी स्थायी सदस्य अपना मत विपक्ष में देता है तो वह प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है। और स्थायी सदस्यों के इस अधिकार को क्या कहा जाता है? जब वो अपना मत विपक्ष में देता है तो इसको कहा जाता है निषेधाधिकार, वीटो पावर, यानी वीटो के नाम से इसको पुकारा जाता है। परंतु ये बात ध्यान देने योग्य है कि यदि कोई सदस्य बैठक अथवा मतदान का बहिष्कार करे तो वह निषेधाधिकार नहीं माना जाता। यानी आपको बैठना पड़ेगा सदन में, उसके बाद आपको उसके विपक्ष में अपना वोट डालना पड़ेगा जो प्रस्ताव रखा गया है, जो निर्णय लिए जा रहे हैं सदन के अंतर्गत, सुरक्षा परिषद के अंतर्गत। तब हम इसको क्या कहते हैं? वीटो, निषेधाधिकार। यह अधिकार है जिसकी बात हमने पहले भी की थी कि जो महान शक्तियां हैं पांचों की पांचों, ये तभी सुरक्षा परिषद में शामिल होना चाहती थी जब इनको इस प्रकार का अधिकार दे दिया जाए। सुरक्षा परिषद की इस मतदान पद्धति से ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी महत्वपूर्ण कार्य को सफल बनाने के लिए सभी स्थायी सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है। परंतु यह भी उल्लेखनीय है कि यदि सुरक्षा परिषद गंभीर गतिरोध के कारण कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है
अथवा आक्रमण को रोकने के लिए निषेधाधिकार के कारण अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती है तो महासभा अपने 2/3 बहुमत से अपनी सिफारिश करके सुरक्षा परिषद को कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर सकती है। जैसे कि हमने शांति के लिए एकता प्रस्ताव भी देखा था जो महासभा में पास किया गया था, वो इसी वीटो पावर के कारण किया गया था कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो इनके महाशक्तियों के किसी एक देश के वीटो के कारण निर्णय लेने में रह जाते थे। तो इस प्रकार किसी भी मामले में यदि कोई भी एक स्थायी सदस्य अपना मत विपक्ष में रखता है तो उसे वीटो कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डबल वीटो की, दोहरा निषेधाधिकार। यह निर्णय करने के लिए कोई विषय प्रक्रिया संबंधी है अथवा नहीं, महत्वपूर्ण दोहरे निषेधाधिकार की व्यवस्था की गई है। चार्टर के अनुच्छेद 27 में विषयों को प्रक्रिया संबंधी मामला तथा अन्य सभी मामलों में बांटा गया है। हमने देखा था कि 2 श्रेणियों में बांट दिया था हमने प्रस्तावों को, एक तो प्रक्रिया संबंधी मामले थे और दूसरे अन्य सभी मामले। प्रक्रिया संबंधी मामलों में जैसे सुरक्षा परिषद की जो बैठक है उसका समय और स्थान कहाँ पर होगी, किस समय होगी, या इसके सहायक अंगों की स्थापना करना, या इसके कार्यविधि संबंधी नियम बनाना, सदस्यों की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना इत्यादि शामिल थे। तो चार्टर के अनुच्छेद 27 के विषयों को प्रक्रिया संबंधी मामला या अन्य सभी मामलों में बांटा गया है, परंतु इसकी कोई स्पष्ट सूची नहीं दी गई है। परिणाम स्वरूप इसका निर्णय सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है, जिससे दोहरा निषेधाधिकार उत्पन्न होता है। यानी सर्वप्रथम तो सुरक्षा परिषद का कोई स्थायी सदस्य किसी विषय को प्रक्रिया संबंधी घोषित करवाने के विरुद्ध निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है, और बाद में जब विषय के संबंध में कार्रवाई करने का प्रश्न आए तो उस पर पुनः निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से एक स्थायी सदस्य को एक विषय के संबंध में 2 निषेधाधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेधाधिकार। यानी पहले तो वो ये तय करते हैं कि ये विषय प्रक्रिया संबंधी है या नहीं है, और उसके बाद में जब वो प्रश्न खड़ा होता है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है, तो वो दोबारा से उसके ऊपर अपने फिर से वोटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से अगर पहले भी किसी ने विपक्ष में मत कर दिया तो एक बार वीटो पावर किया, और दोबारा भी फिर उस विषय के ऊपर अगर वो विचार विमर्श करने के बाद अपना मत देता है तो फिर वीटो कर देता है, तो हम इसको कहते हैं दोहरा निषेधाधिकार। तो इसका स्पष्टीकरण करते हुए एंड्रयू मार्टिन तथा जॉन एडवर्ड्स ने लिखा है कि जहां तक सीमावर्ती मामलों का संबंध है, जहां तक सीमावर्ती मामलों का संबंध है, यह एक प्रारंभिक प्रश्न है कि क्या विषय प्रक्रिया संबंधी है, और स्वतः यह एक निषेधाधिकार का विषय है। वास्तव में इसी नियम ने विशेषाधिकार को दोहरे निषेधाधिकार में बदल दिया। पहले तो एक नकारात्मक मत दिया जाता है कि जिसमें सुरक्षा परिषद को किसी विषय को प्रक्रिया संबंधी मानने से रोका जाता है, और इसके पश्चात दूसरा मत दिया जाता है ताकि प्रस्ताव का तत्व ही निष्फल हो जाए। तो इस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग रूस तथा ग्रीस, चेकोस्लोवाकिया तथा स्पेन के प्रश्नों पर किया गया था। सन 1948 में महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव में 45 विषयों की एक सूची तैयार की गई थी जिनको प्रक्रिया संबंधी मामले यानी प्रोसीजरल मैटर्स माना गया था, परंतु सुरक्षा परिषद द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। अर्थात पहले तो इस बात के ऊपर अपना पक्ष में मत दे दिया कि ये प्रक्रिया संबंधी मामले हैं, और बाद में उन्हीं मामलों पर निषेधाधिकार का प्रयोग भी किया। तो इस प्रकार आपने देखा कि निषेधाधिकार का प्रयोग किस प्रकार से सुरक्षा परिषद के सदस्य करते हैं, या वो किसी भी विषय पर अपने मत का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो हमने मतदान पद्धति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की, और ये जो मतदान पद्धति है इसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो आपका मतदान पद्धति है वो किस प्रकार की है। किसी भी विषय के ऊपर, चाहे वो महासभा है चाहे वो सुरक्षा परिषद है, जब एक विचार विमर्श करती है और जब निर्णय लेने का समय आता है तो वोटिंग करवाई जाती है। महासभा में भी जो सदस्य राष्ट्र हैं, चाहे उनके प्रतिनिधि मान लो ज़्यादा आते हैं, लेकिन वोट प्रत्येक देश को एक ही दिया गया है, और एक वोट देने का मतलब होता है कि सभी देश समान हैं, चाहे वो अविकसित देश है, चाहे वो विकासशील देश है, चाहे वो विकसित देश है। और इसी प्रकार से सुरक्षा परिषद में भी जो 5 स्थायी सदस्य हैं, उनके वोट का महत्व इस रूप में है
कि उनका वोट तो माना ही माना जाएगा। और इसके अलावा जो आपके प्रोसीजर संबंधी कार्य हैं उनमें अन्य जो हमारे 10 सदस्य हैं उनमें से 4 जब उस पक्ष में मतदान कर देते हैं तो वो निर्णय माना जाता है। तो 9 सदस्य जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 4 अस्थायी, तो जब 9 सदस्य एक तरफ होते हैं तभी हम मानते हैं कि कोई निर्णय लिया गया है सुरक्षा परिषद के अंदर। नेक्स्ट हम सुरक्षा परिषद के शक्तियों और कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।